नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में 25 अगस्त 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी आपको बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो पूरे सेशन को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अच्छा, आज के इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि अगस्त 2025 में अमेरिका के अलास्का में आयोजित ट्रंप पुतिन बहुप्रतीक्षित बैठक का मुख्य एजेंडा किस मुद्दे पर केंद्रित था, और इसको लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें इस समय निकल कर आई है हम तो चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ये रशिया और यूक्रेन संघर्ष पर आधारित था ये बैठक। तो ये चीज ध्यान रखिए, अमेरिकी राज्य अलास्का में अभी हाल ही में यह बैठक हुई। बैठक का कोई ऐसे तो निष्कर्ष नहीं निकला जो एक प्रकार का यहाँ पर निकलना चाहिए था। तो फिलहाल ये चीजें हमने आपको बतलाया था। अच्छा, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की दिशा में जो हमारा एक कोर्स है, पिछले 4 साल से एप्लीकेशन पे संचालित हो रहा है, और आपको ध्यान रखना है कि बिहार में आगामी नई 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 जो वैकेंसी आई है, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन, खास करके करंट अफेयर्स की बात करें तो इस कोर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करते समय आप ध्यान रखिएगा, ये कूपन आपको अप्लाई करना है। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो कूपन अप्लाई करेंगे तो एडिशनल 15% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के माध्यम से जो प्रिपरेशन है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। कोई भी शिकायत है, कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड, आप इस नंबर पे बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहली बार अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो ध्यान रखिए, पहले इसको देखिए, अगर आपको पसंद आए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्स में ये प्रत्येक दिन आपको 2 पीडीएफ भी मिलता है। मंथली पीडीएफ होता है, स्पेशल नोट्स होता है, और सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस के लिए क्विज और ऑनलाइन टेस्ट, ये क्विज अलग है और ऑनलाइन टेस्ट अलग है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं पहले प्रश्न पे। बिहार के राजगीर में पहली बार आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप हॉकी 2025 जो टूर्नामेंट है, आयोजन किस अवधि में होगा? ध्यान रखिए, हमने पिछले लाइव क्लास में जो करंट अफेयर्स का जो हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, वहां पर हमने इसकी चर्चा किया था। खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को इसकी शुरुआत हो रही है, और ध्यान रखिए 7 सितंबर 2025 तक ये आयोजित होगा। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। आइए इस प्रतियोगिता को लेकर हम चीजों को देखते हैं। सबसे पहले, ये बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होगा राजगीर में। अगर जिला पूछा जाए तो नालंदा जिला इसका राइट आंसर होगा, और इसका जो संस्करण है ये 12वां संस्करण है, जो 29 अगस्त से शुरू होगा, 7 सितंबर तक आयोजित होने वाली है। ये चीज ध्यान रखिए। और एशियाई प्रतियोगिता है तो इसमें एशिया के 8 टीमें भाग लेने वाले हैं, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका शुभंकर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चांद है, इसका शुभंकर का नाम क्या है? चांद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अभी हाल ही में अनावरण किया था। आप बोल सकते हैं इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो पटना में लॉन्च किया गया। और ये जो शुभंकर है, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के साहस, उसकी चपलता यानी कि चतुराई और कौशल का प्रतीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये पुरुष वाला जो हॉकी एशिया कप है, उसी संदर्भ में पिछले साल 11 से लेकर 20 नवंबर तक, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, लिख लीजिएगा, 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में ही यहीं पर 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी या फिर टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। और आपको ध्यान रखना, इसका शुभंकर क्या था? तो गुड़िया था, जो कि राजकीय पक्षी जो है बिहार की, गौरैया, उसी से ये प्रेरित है। अच्छा, अभी हम आपको, ये तो प्रश्न आपने देख लिया, अभी शुरुआत हो रही है 29 अगस्त से। बहुत सारे तथ्य यहाँ से निकल कर आएंगे, वो चर्चाएं हम करेंगे बाद में, जब यहाँ पर ये प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी। फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। लेकिन अभी हम आपको एक रिवाइज कराने जा रहे हैं कि बिहार में अब तक जितनी बड़ी प्रतियोगिता, जो बड़ी प्रतियोगिता है, जो पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ है, कंप्लीट रिवीजन अभी हम देख लेते हैं, ताकि एक प्रकार से चीजें पुनः से क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो 8वें एशियन महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे, ये राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक आयोजित हुआ। इसका शुभंकर क्या था? तो गुड़िया, जो कि गौरैया से प्रेरित
प्रेरित है। आप यहाँ पर इसका शुभंकर देख सकते हैं। फिर शेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप आयोजित हुआ 20 से 25 मार्च 2025 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। इसका शुभंकर आप यहाँ पर देख रहे हैं, शुभंकर भीम था, जो कि राजकीय पशु जो है गौर बाइसन, या फिर आप बैल भी बोल सकते हैं, इसी प्रकार का मिलता जुलता, लेकिन गौर बाइसन ही ध्यान रखिएगा, इसी से ये प्रेरित है। वहीं पर अगली प्रतियोगिता में बात करें तो बिहार की मेजबानी में 4 से 15 मई 2025 तक 5 जिलों, जिनमें पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर जिलों के संदर्भ में ये ध्यान रखिए, 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और यहाँ पर एक चीज मेंशन कीजिएगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था। कौन सा? तो 7वां। और शुभंकर क्या था? तो गज सिंह, हाथी, गज मतलब हाथी, सिंह मतलब शेर, ये दोनों को मतलब इसका प्रतीक है। और ये कहाँ से लिया गया है ये शुभंकर? तो पाल वंश से प्रेरित है। तो ये चीजें फिलहाल ध्यान रखिए। और इस प्रतियोगिता को लेकर अभी आपके एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर यही वो प्रश्न है, ये 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, ये पूछा गया क्या, किन शहरों में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाला जो जॉब मतलब एग्जाम है, उसमें ये पूछा गया था। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और वही कटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ बड़ी प्रतियोगिताओं में आपको ध्यान रखना है कि पहली बार अभी हाल ही में राजगीर में बिहार की मेजबानी में एशिया रग्बी सेवनस अंडर 20 चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय टीम में, भारतीय राष्ट्रीय टीम में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में बिहार के 6 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें 4 जो थे वो महिला टीम में थे, मतलब, और वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें पुरुष टीम में तो 2 खिलाड़ी शामिल थे। तो ये चीजों का वर्णन यहाँ पर भी हमने किया है। और इस प्रतियोगिता का शुभंकर क्या था? तो अशोक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी मेजबानी बिहार ने पहली बार किया था। और ये प्रतियोगिताएं इंपॉर्टेंट है। और इसका शुभंकर जो अशोक है, किससे प्रेरित है? तो खरगोश से प्रेरित है। बताइए, इतना क्लियर है? अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता को लेकर जो खास करके विजेताओं की बात करें तो पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक या फिर महिला वर्ग में, ये चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि महिला वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो भारत ने उज्बेकिस्तान को हराकर। तो फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 अगस्त तक इसी महीने में ये आयोजित हुआ है। चलिए, इसके अतिरिक्त एक कंफ्यूजन आपको होगा, क्योंकि हमने पहले जब ये घोषणा हुई थी, बाकायदा समझौता भी हो गया था, बैनर वगैरह भी छप गया था ऑनलाइन, आपने अगर देखा होगा। वर्ल्ड कबड्डी की अगर हम बात करें या फिर कबड्डी विश्व कप की बात करें, यहाँ पर वो कंफ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है। अभी देखिए कैसे हो सकता है, वो चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। कबड्डी विश्व कप की बात करें तो 2 संस्था द्वारा इसका आयोजन होता है। जैसे क्रिकेट विश्व कप में हम बात करते हैं तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, ठीक है। तो उसके द्वारा विभिन्न फॉर्मेट में T20 हो गया, फिर वनडे हो गया, फिर टेस्ट हो गया, तो वर्ल्ड कप का आयोजन होती है। लेकिन कबड्डी के संदर्भ में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और वर्ल्ड कबड्डी, ये दोनों संस्था के द्वारा कबड्डी विश्व कप का आयोजन होता है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, पहला संस्करण इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा विश्व कप का ये 2012 में पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विजेता बना था भारत। और दूसरा संस्करण जो था 1 से लेकर 10 जून 2025 को राजगीर बिहार में आयोजित होना था। और यही हम आपको बतला रहे थे, ये प्रतियोगिता होना था 1 से लेकर 10 जून 2025 तक। लेकिन किन्हीं कारणों से बिहार से ये मेजबानी वापस ले लिया गया। और अब यहाँ पर बात यह होती है कि हैदराबाद के गांचीबौली स्थित गांधी मोहन चंद्र बालयोगी इंडोर स्टेडियम में 3 से 10 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा या फिर किया जा चुका है। तो यही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब कंफ्यूजन का एक विषय यह भी है, क्योंकि आपने अगर ये पहले पढ़ा है तो काफी समय के बाद ये चेंज हुआ, यहाँ पर हैदराबाद को सौंपी गई। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर वर्ल्ड कबड्डी संस्था के द्वारा कबड्डी विश्व कप की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पहला संस्करण मलेशिया में 2019 में हुआ था, दूसरा संस्करण वेस्ट मिडलैंड्स यूके में 2025 में हुआ था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मान लीजिए अभी हाल ही में 2025 में ही ये आयोजित हुआ है। अगर कबड्डी विश्व कप की बात करें वर्ल्ड कबड्डी के द्वारा ही, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मुझे मतलब आप लोगों को लगेगा कि यूके है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो कई बार होगा क्या कि आप यूके स्टिक कर देंगे और यहाँ पर ये भी विश्व कप ही है। लेकिन वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड कबड्डी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं
और यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के संदर्भ में। ये दोनों 2025 में हुआ और दोनों का दो दो संस्करण आयोजित हुआ है और सभी खिताब जो अब तक आयोजित हुए हैं भारत ने ही अपने नाम किया है, भारत का यहाँ पर दबदबा है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं महिला कबड्डी की। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक और जानकारी, इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट अभी हाल ही में बिहार की मेजबानी में 19 जुलाई को पहली बार आयोजित हुआ और यहाँ पर ये चीजें आपके बीच है, इसको देख लीजिएगा। परिणाम जो है वो यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा, इतने पुरस्कार को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया है, पुरस्कार नहीं बल्कि खेलों को लेकर जो अभी आयोजित हुआ है बिहार की मेजबानी में पहली बार, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका एक वीडियो मैं अलग से बना दूं तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं भिखारी ठाकुर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। देखिए राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि श्रीराम तिवारी। इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझते हैं, चीजों को एकदम विस्तार में देखते हैं। देखिए नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में या फिर इनके द्वारा अभी हाल ही में या फिर ये बोले बिहार सरकार द्वारा 23 अगस्त 2025 को 12 साहित्यकारों व संस्थाओं को, इसमें 11 साहित्यकार का नाम है और एक संस्था है, इसको अभी हाल ही में हिंदी सेवी सम्मान 2023-24, ये 2023-24 वाला संस्करण है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग या फिर राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का जो आयोजन है ये मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में किया गया। अब जो पुरस्कारों का वितरण हुआ है इनमें सभी अपने आप में एक प्रश्न है, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार किन्हें मिला? बीपी मंडल पुरस्कार, और इसके बाद नागार्जुन पुरस्कार, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, बाबू गंगाशरण सिंह पुरस्कार और विद्यापति पुरस्कार। उसी प्रकार से यहाँ पर मोहनलाल महतो योगी पुरस्कार, भिखारी ठाकुर पुरस्कार, डॉक्टर गिरीशन पुरस्कार और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार और इसके अतिरिक्त विद्याकर कवि पुरस्कार। ये सभी 12 पुरस्कार है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यही एक संस्था है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता जिसे यहाँ पर सम्मान मिला इन 12 में से। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी सेवी सम्मान के अंतर्गत ये पुरस्कारों का वितरण अभी हाल ही में 23 अगस्त 2025 को हुआ। कहाँ पर? तो संवाद कक्ष में। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर क्लियर है। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? रुबेला मुक्त घोषित किया है, ये यहाँ पर अगस्त 2025 की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प आपको दिए गए हैं वो विकल्पों के आधार पर राइट आंसर होगा नेपाल। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18 अगस्त 2025 को नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया है या फिर रुबेला फ्री घोषित किया है और यह उपलब्धि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय सत्यापन आयोग यानी कि WHO का जो दक्षिण पूर्व कार्यालय है जो एशिया क्षेत्र में है, तो इसी की सिफारिश पर किया गया है। और ऐसे में नेपाल इसमें जब शामिल हो चुका है तो आप ये भी ध्यान रखिए इससे पहले भूटान, DPR, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते को रुबेला मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब नेपाल भी इस सूची में शामिल होकर छठा देश बन गया है शामिल होने वाला, जो अभी हाल ही में WHO ने मान्यता दिया है। अच्छा, रुबेला को लेकर पहले मुझे लगता है कि एक दो बार हमने चर्चा आपके बीच किया है। रुबेला के संदर्भ में यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत बेसिक सा, इसे कहा जाता है जर्मन खसरा, ये ध्यान रखिए। और यह एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो हल्के बुखार और त्वचा पर लाल चकत्ते से पहचाना जाता है। ये इसका शुरुआती लक्षण है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शरीर में इस प्रकार से लाल चकत्ते पड़ जाना और एक प्रकार से हल्का बुखार भी आता है, तो ये चीजें यहाँ पर इसका शुरुआती लक्षण है। आई होप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की, तो इस देश का नाम है ईरान।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हुआ है। इस प्रश्न पे हम जो इसका एक्सप्लेनेशन आपके बीच रखेंगे, इस पे जाने से पहले आप सबों को बता दूं, अगर आप देखिए ये सीरीज तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, लेकिन अगर आप बीपीएससी 71वीं की प्रिपरेशन में लगे हैं, ध्यान रखिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। ये अंतिम समय है, 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइए एप्लीकेशन पे, वहां पर टेस्ट सीरीज को परचेज करते समय ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए बीपीएससी 71, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। केवल और केवल 199 रुपये में हमारे तमाम जो टेस्ट सीरीज हैं, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, करेंट अफेयर्स का टेस्ट, बिहार जीके, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका लाभ जरूर ले लीजिएगा। कूपन कोड अप्लाई कीजिए बीपीएससी 71, 31 तारीख तक इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, बात हम कर रहे थे ईरान की। तो ईरान की नौसेना ने अगस्त 2025 में सस्टेनेबल पावर 1404, ये एक प्रकार से इस नाम से नामांकन किया गया, इस नाम से मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। और ये अभ्यास कहां पर शुरू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पर हमने लिखा है, यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ और इसमें सतही युद्धपोत, पनडुब्बियां और वायुसेना की कई यूनिट या फिर इकाइयां, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्धक दल और क्रूज मिसाइलें आदि इसमें शामिल हुई अभ्यास में। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये मिसाइल अभ्यास था जो नौसेना कहते हैं, ईरान की नौसेना द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिए। और मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना, संभावित खतरों के खिलाफ निवारक संदेश देना और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत दिखाना एक प्रकार से इसका उद्देश्य है। सभी देश इस प्रकार करते हैं। एक तो होता है बायलैटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय अभ्यास, लेकिन कई बार होता है क्या कि कोई देश खुद से ही अपना अभ्यास करती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अभी ईरान ने ये अभ्यास किया है इस नाम से। एक बात और, जो हम ब्रिक्स की बात कर रहे थे, तो ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने हैं। देखिए, ब्रिक्स में अगर हम बात करें, स्थापना हुई थी 2009 को। इसमें ब्रिक्स में जो अल्फाबेट है BRICS, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, फिर उसके बाद एस शब्द जो जुड़ा वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2010 में जुड़ा तो ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। और फिर 1 जनवरी 2025 को ईरान, मिस्र, इथोपिया और इसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो गया। तो 5 और 4 हो गया 9। और अभी इस वर्ष 1 जनवरी 2025 को इसमें इंडोनेशिया शामिल हो गया। तो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर हो गई 10। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे तो ब्रिक्स देशों की संख्या 10 है, मतलब सदस्य देशों की। और वहीं पर भागीदार देशों की भी बात करें तो उसकी भी संख्या 10 है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शहर कौन बन गया है जहां रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाया गया है या फिर लगाए गए हैं। देखिए, पहला ऐसा शहर कौन बना है जहां पर रेलवे पटरियों के बीच, जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, सपोज कीजिए ये रेलवे ट्रैक है और इसी ट्रैक के बीच में इस प्रकार से सोलर पैनल लगाया गया है। ये आप आई होप समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखलाएंगे इमेज। फिलहाल जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या फिर कोलकाता। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, वाराणसी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है, आपको दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको मालूम चल रहा है कि ये सोलर पैनल है। तो भारत में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर है वाराणसी। ये ध्यान रखिएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर शुरू हुआ है। लगभग 70 मीटर ट्रैक में ये लगाया गया है, लगभग 70 मीटर में। और ध्यान रखिए, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा यह पहल किया गया है और यह प्रणाली या फिर इस प्रणाली में कुल 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं जिसकी क्षमता है 15 किलोवाट पीक। और ये कितनी मीटर लंबी है, तो 70 मीटर। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रैक की जो लंबाई है ये 70 मीटर है। कितनी, तो 70 मीटर है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कितनी है, तो 70 मीटर है। चलिए, उद्देश्य क्या है, तो इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य बिजली की बचत करना और पर्यावरण की रक्षा करना। एक प्रकार से ये इसका मूल उद्देश्य है। और ये अगर सफल होता है
देखिए, भारत में सबसे पहले तो रेलवे का जो एक प्रकार से सुदृढ़ीकरण है, वो करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो व्यवस्था है, अब रेल पटरियाँ बहुत गंदी होती है और ख़ास करके वो चीज़ें आप समझ रहे हैं, यहाँ पर उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रयास करना है कि रेलवे की जो व्यवस्था है, ख़ास करके टॉयलेट आदि की, वो एकदम अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से संचालित हो, जो वेस्टेज हैं, वो अच्छी तरीके से संग्रहित करके दूसरे जगह छोड़ा जाए, ठीक है? तो वो सभी ट्रेन में जब हो जाएगी, तभी जाके सोलर पैनल सुरक्षित रह पाएगा, नहीं तो पता चला आज लगाया कल खत्म, ठीक है? और चोरी होने की भी बहुत संभावना है। तो इस तरह में एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू हुआ है। देखिए ये कहाँ तक जाता है। एक प्रकार से बिजली का जो बचत है ये करेगा, साथ-साथ पर्यावरण की भी रक्षा करेगा। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए, यह भारतीय रेलवे के या फिर रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने और नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम माना जाता है, क्योंकि इससे उत्पन्न बिजली का उपयोग रेलवे संचालन में किया जाएगा। कम से कम ट्रैक आदि पर लाइट आदि की व्यवस्था और बहुत सारे उपयोग और भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ों में बिजली की आपूर्ति ये करेगा। अच्छा, भारतीय रेलवे का नेट ज़ीरो का लक्ष्य क्या है? अभी देखिए, नेट ज़ीरो हमने प्रयोग किया है शब्द, तो 2030 है भारतीय रेलवे के नेट ज़ीरो का लक्ष्य। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय लक्ष्यों की, यहाँ पर अच्छा उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, चूँकि भारतीय रेलवे की बात हो रही है, तो रिसेंटली कई रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद, मुगलसराय, इलाहाबाद और मंडवाटी, ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो विशेष रूप से याद रखना है। और कर्नाटक में भी आपको ध्यान रखना बदला गया, ये 2। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। महाराष्ट्र वाला भी ध्यान रखिए, 2 नाम बदला गया है। तो ये चीज़ें बदले हुए रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं भारत सरकार के, लक्ष्य भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 70वीं बीपीएससी एग्जाम में भी शायद एक प्रश्न था, ठीक है? ये ध्यान यहाँ पर रखिएगा। 70वीं या फिर 69वीं में शायद था, नेट ज़ीरो वाला इस प्रकार से कोई प्रश्न। तो यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन किया गया है, ये सभी को ध्यान रखिएगा। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उतना डीप में अभी हम नहीं जाएँगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की। तो एक बात ज़रूर हम आपको बतलाएँगे कि भारत सरकार का जो नेट ज़ीरो का लक्ष्य है 2070, उसी के अनुरूप अब बिहार सरकार ने भी नेट ज़ीरो का लक्ष्य 2070 कर दिया है। तो बताइए, इतना क्लियर है? चलें अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला है, हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है, जिससे अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध हो गई है। देखिए, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं, अब ये बढ़कर 22 भाषा में उपलब्ध हो गई है। फिलहाल अगस्त 2025 की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो अभी जो जोड़ा गया अगस्त 2025 में, ये अगर प्रश्न में मेंशन कर लेंगे तो और अच्छी बात है। बात यहाँ पर हो रही है अगस्त 2025 की, तो 3 नई भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। देखिए, ये लंबे समय से मतलब ये प्रक्रिया चल रही है, कई बार कई चरण में इसमें जोड़े गए हैं। इससे पहले भी फरवरी 2025 में 6 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत जोड़ी गई थी। अभी पिछले क्लास में जो रिवीजन वाला क्लास था, वहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे करवाया था। प्रश्न क्या था कि जो 6 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसमें बिहार की कौन सी भाषा है मूलतः? तो मैथिली है। ये चीज़ें हमने कल ही क्लास में डिस्कस किया है। देखिए, अब यहाँ पर 2025 अगस्त के मानसून सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो वर्तमान में है, ये संसद की कार्यवाही को अब 3 नई भाषाओं, मतलब इसमें अनुवाद जो सेवा है, ये 3 नई भाषा कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, ये तीनों को जोड़ दिया है। इसके साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, अब ये अनुवाद सेवा 22 भाषा में उपलब्ध हो गई है। तो अब यहाँ पर संसद की जो कार्रवाई है, ये एक प्रकार से विशेष रूप से अच्छी तरीके से संचालित हो पाएगी। यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये कदम भारतीय संसद को और अधिक समावेशी साथ साथ लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। मूलतः बात यहाँ पर यह है कि ये बढ़कर जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, वो सभी में अब उपलब्ध है। एक प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा, बिहार की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं?
देखते हैं कितने लोगों को मालूम है बिहार से जो मूलतः संबंधित भाषाएं हैं कितनी अनुसूची में शामिल है। देखिए बीपीएससी मेंस को लेकर जो करंट अफेयर्स की कोर्स ये वाली लॉन्च हुई है, ये प्रॉपर संचालित हो रही है। अभी कुछ समय बंद था, मतलब ये नया नया स्टार्ट हुआ, तो हमने बोला भी था कि अच्छे तरीके से शुरू होगा, लेकिन अब ये फाइनली शुरू हो चुका है। इसमें वीडियोज मिलना आपको स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, वो केवल आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। और ये एक स्पेशल सीरीज है। अगर आप मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों एग्जाम बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, प्री और मेंस की प्रिपरेशन में मुख्य रूप से लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स का यही कोर्स लीजिएगा। ये प्री और मेंस दोनों में आपको बखूबी अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। इस बात को ध्यान आपको रखना है। बीपीएससी के लिए इसी कोर्स को लेना है। करंट अफेयर्स का अगर ये ले लेते हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जानकारी के लिए हमें कॉल जरूर कीजिएगा। कोई अगर कंफ्यूजन हो कोर्स लेते वक्त तो कॉल कीजिएगा। चलिए, प्रवासी श्रमिकों की वापसी और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल सरकार, जो ममता बनर्जी सरकार है, इसके द्वारा अभी शुरू किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? वो विकल्प नंबर सी। देखिए श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार या फिर ममता बनर्जी द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। दरअसल एक बात ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों की वापसी, पुनर्वास और रोजगार सुनिश्चित करना। आप यहाँ पर एक चीज ये भी लिख सकते हैं, कोविड-19 के दौरान जो पलायन हुआ था उसके बाद, तो वैसे भी लोग इसमें शामिल हैं, तो वैसे श्रमिकों को वापस बुलाया जाए और वहां पर मतलब खास करके राज्य में पुनर्वास या फिर उनका रोजगार को एक प्रकार से सुनिश्चित करते हुए उन्हें रोजगार दिलाया जाए। ये यहाँ पर एक प्रकार का प्रयास है। और इस योजना का नाम क्या है? तो श्रम श्री। पश्चिम बंगाल सरकार का ये पहल है। योजना के तहत आवास, प्रशिक्षण और रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें एक प्रकार से बेहतर रोजगार मिले, जीवन यापन सुनियोजित तरीके से हो। और इसमें एक प्रावधान भी किया गया है, 1 वर्ष तक या फिर उन्हें जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो वैसे श्रमिकों को 5,000 रुपये मासिक तौर पर यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा। और यह राज्य सरकार के प्रवासी श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक बड़ी पहल है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है पश्चिम बंगाल। ये बड़ी घोषणा एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू का नाम आपने सुना है, कौन नहीं जानता होगा इसको। तो अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है, हालिया शोध के अनुसार जो रिपोर्ट आई है, आनुवांशिक कारकों के कारण किस भारतीय जनजाति में तपेदिक यानी कि टीबी के उच्च दर पाई गई है? देखिए टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के जो उच्च दर पाई गई है किस जनजाति में? तो राइट आंसर होगा सहारिया जनजाति। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जनजाति मूलतः पाई जाती है। कई ऐसे राज्य हैं, 3-4 राज्य में ये पाई जाती है। तो फिलहाल इसको लेकर इतनी बातें ध्यान रखिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक ऋण देने की घोषणा की है? और ये घोषणा किस बैंक द्वारा किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 15 अगस्त को जो 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए, इसी अवसर पर यह घोषणा हुई और बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक अग्निवीर को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, आर्थिक सहायता या फिर स्वरोजगार के लिए, इसी उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ है। और आपको बता दूं, चूंकि एसबीआई की बात हुई है तो कुछ विशेष जानकारियों में, एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो अभी खबरों का विषय रहा है, एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने 2025 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का जो खिताब है, ये भारतीय स्टेट बैंक को देने की घोषणा की है। और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के लिए एसबीआई को ये पुरस्कार मिलेगा। जो सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग प्रणाली है उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए 18 अक्टूबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जो विश्व बैंक की वार्षिक बैठक होगी, इस नाम से, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक नाम से, तो यहीं पर एसबीआई को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और एसबीआई के अध्यक्ष CS शेट्टी ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तो इतनी बातें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। अच्छा, बात यहाँ पर बैंकों की हो रही है तो भारत में
बैंकिंग प्रणाली की, जो संगठित बैंकिंग प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? तो 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जा रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके बीच हमने रखा है। देखिए 19वीं शताब्दी में ये रखी गई थी प्रणाली की नींव। तो मतलब यहाँ पर लिखा गया कि इस दौरान भारत में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी में यहाँ पर बैंक कार्यरत थे। इन तीनों को मिलाते हुए 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब? तो 27 जनवरी 1921 को। लेकिन इसके पश्चात भी यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि फाइनली 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम मिला और इसे अलग सिरे से गठित किया गया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, अर्थात इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर उसे एक पूर्ण सरकारी बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिए कब? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फिलहाल अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए चूंकि बात यहाँ पर एसबीआई की हो रही है, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में आई है। यहाँ पे देखिएगा जीएसटी के लागू होने के 8 वर्ष पूर्व होने पर सबसे अधिक सक्रिय यानी कि एक्टिव जीएसटी पंजीकृत करदाता उत्तर प्रदेश में है और आपको ध्यान रखना लगभग 13.2% हिस्सा है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक है। और सभी का यहाँ पर हमने लिखा है लगभग 12.1% महाराष्ट्र का, फिर गुजरात का, फिर कर्नाटक का। तो ये चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में जो खास करके जीएसटी लागू हुआ था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कब? तो 1 जुलाई 2017 को। सिर्फ ये डेट आपको याद नहीं रखना बल्कि किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ यहाँ पर वो ध्यान रखना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और जीएसटी जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टेस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्वप्रथम 1954 में ये फ्रांस में लागू हुआ था। ये वही 1954 है, ये वही ईस्वी है जब भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था और बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इतनी बातें ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल यहां पर आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 3 बार पीएफए यानी कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? ये यहां पर पूछा गया है। तो मोहम्मद सलाह यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? सबसे पहले तो इन्हें यहाँ पर देख लीजिए तस्वीर में। चर्चाएं यहाँ पर आपके बीच हमने किया है। दरअसल लिवरपूल जो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है, इसके फॉरवर्ड खिलाड़ी मोहम्मद सलाह को 2025 पीएफए पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वो तीसरी बार अपने नाम किए हैं और वो मिस्र के खिलाड़ी हैं। और आपको ध्यान रखना 3 बार यह पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कहाँ के रहने वाले हैं? तो मिस्र के रहने वाले हैं, इजिप्ट के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार इससे पहले 17, 18, फिर 21, 22 और रिसेंटली 2025 में अपने नाम किया। तो पुरुष वर्ग में इन्होंने अपने नाम किया है। अरे इस पुरस्कार की एक बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस पुरस्कार में आपको देखने को मिलेगा कि जो उनके साथी खिलाड़ी हैं उनके द्वारा ही मतलब वोटिंग के आधार पर ये चुनाव होता है। एक प्रकार से देखें तो वोटिंग प्रक्रिया इसमें होती है, उसके मतलब चुनाव जो होती है तो उसी के परिणाम स्वरूप ये चुना जाता है। तो ये चीजें आई होप क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिमकेंट कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कि 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक हुई, तो महिलाओं की 30 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर है जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो यहाँ पर एशियाई जो 16वां संस्करण था एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया। बात हो रही है मनु भाकर के। मनु भाकर के बारे में आप लोग जानते हैं जो खास करके हम ओलंपिक की बात करें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ये 33वां संस्करण था जो पेरिस में आयोजित हुआ। पारंपरिक रूप से ये इसका जो उद्घाटन हुआ वो जो होता था पहले किसी स्टेडियम में, तो वो ना होकर सीन नदी पर यह आयोजित हुआ था। ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुल 6 पदक भारत ने जीता, 71वें स्थान पर रहा। इन 6 में से 1 सिल्वर था और 5 कांस्य था। और जो सिल्वर था, जो सिल्वर मेडल था, आपको ध्यान रखना किसने अपने नाम किया, वो कंप्लीट सूची हालांकि यहाँ पर दी गई है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते थे, हालांकि गोल्ड जीतते लेकिन कुछ दिक्कत हुई जो कि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वो अपने नाम किया। लेकिन यहाँ पर अन्य 5 देख सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल जो कि मनु भाकर का भी नाम आपको दिखेगा। यहाँ पर तस्वीर में आप मनु भाकर को देख रहे हैं। तो इतनी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए
और इस प्रतियोगिता का जो शुभंकर था वो था ओलंपिक फ्रीज। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर खास करके मनु भाकर की, तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए, अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं, मनु भाकर का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा शूटिंग में। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2025 में जो दिया गया है, ये डी गुकेश जो शतरंज के हैं, फिर हॉकी के जो सरपंच कहे जाते हैं हरमनप्रीत सिंह, उन्हें मिला है। और इसके अतिरिक्त पैरा एथलेटिक्स परवीन कुमार को और साथ साथ मनु भाकर को। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इन 4 खिलाड़ियों को यहाँ पर मिला है इस वर्ष 2025 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव ने कजाकिस्तान के सिमकैंट में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। अभी देखिए, हम मनु भाकर वाले प्रश्न में, मतलब वही प्रतियोगिता है, वहां पर हमने बोला 10 मीटर एयर राइफल में, पिस्टल में। अब यहाँ पर है बात एयर राइफल की, तो इसमें पुरुष टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। अपने नाम क्या है, देखिए यहाँ पर तस्वीर में भी आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहाँ पर समाप्त होगा। अच्छा, इस प्रतियोगिता को लेकर जो 16वां संस्करण है 30 तारीख को समाप्त होगा, तो कंप्लीट जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल प्रश्न के रूप में चीजों को ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर आज के क्लास का ये प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को करना है। और जो जानकारी हमने आपको दिया था किसका, ऑफर के बारे में, बीपीएससी 71 कूपन कोड अप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे रिसेंटली लॉन्च पीडीएफ आदि हैं, ये सभी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ये जो तमाम पीडीएफ हैं, ये सभी आप इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। जितनी भी नई नई वैकेंसी अभी आई है, हमने कोर्स में और भी कुछ बदलाव किया है, ये चीज़ें आपको दिखेगा। तमाम चीज़ें मतलब बेहतर तरीके से आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, एक नाम मात्र की फी पर। अगर आपके मन में एक डाउट है कि सर पिछला जो छूटा हुआ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सारा का सारा मिल जाएगा। और अगर 1 साल का प्लान लेते हैं तो अगले 1 साल तक फिर चीज़ें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये कोर्स आपकी हर चीज़ों को फुलफिल करेगा। बीपीएससी वाले इस कोर्स में टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है। आप चाहें तो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज नाउ परचेज करके इस कोर्स को ले लेंगे, तो इसमें भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। कोर्स में मटेरियल, पीडीएफ आदि सभी चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।